हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने टेक्सोन ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अकाउंट्स, और जिसमें हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग को, जिसका हमारा चैप्टर फर्स्ट रहने वाला है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके साथ अकाउंटिंग के थोड़े से हिस्ट्री और इसके डेवलपमेंट की। तो जो आपकी अकाउंटिंग है, ये सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, और बेबीलोनिया और इजिप्ट जो कि 4000 बीसी के अराउंड थे, वहाँ पर सबसे पहले अकाउंटिंग को स्टार्ट किया गया था। और उस वक्त पे जो अकाउंटिंग की जाती थी वो की जाती थी जैसे कि आप वेजिस पेमेंट करते हैं या टैक्स की पेमेंट करते हैं, तो उसको क्ले टैबलेट्स पे लिखा जाता था। क्ले टैबलेट्स का मतलब है कि मिट्टी की आपकी टैबलेट्स टाइप में होती थी, उनके ऊपर इसको रिकॉर्ड किया जाता था। तो इजिप्टियन जो हैं वो सबसे पुराने हैं जिन्होंने अकाउंटिंग को इस्तेमाल किया था। और उस वक्त पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ थी वो गोल्ड और आपके जो डायमंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहा करती थी। और इन्हीं को क्या करते थे, जो आपके वज़ीर होते थे। आपको पता होगा कि जो पहले पुराने लोग होते थे वो वज़ीर और किंग के उसमें चलते थे। तो जो वज़ीर होता था, किंग का जो कहते हैं ना कि काम करने वाला होता था, वो इन सारी चीज़ों की देखभाल करता था, वो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता था। बेबीलोनिया जो है उसको सिटी ऑफ कॉमर्स कहा गया है, और इसके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हिस्ट्री के अंदर बताई गई हैं, तो इतना हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद ग्रीस, रोमन्स, चाइनीज़, इन सभी ने अकाउंटिंग को इस्तेमाल किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि अकाउंटिंग इंडिया में आखिरकार आई कब। तो जो हमारी अकाउंटिंग थी वो इंडिया में आई थी 23rd सेंचुरी में, और ये लेके आए थे आपके कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो किंगडम था उसमें एक मंत्री थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। और इसी अर्थशास्त्री बुक के हिसाब से हमारे देश में अकाउंटिंग को स्टार्ट किया गया। बट अगर हम वही बात करें फादर ऑफ अकाउंटिंग की, तो वो होती है आपकी लूका पैसियोली। इन्होंने एक बुक लिखी थी सुमा दे अर्थमेटिका ज्योमेट्री प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनेटली। इस बुक के अंदर सबसे पहले आपकी जो डबल एंट्री बुक कीपिंग है उसको बताया गया था। पर कभी भी लूका पैसियोली ने ये क्लेम नहीं किया कि वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के इन्वेंटर हैं। और यही डबल एंट्री सिस्टम जो कि आज की डेट में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हमारे डेबिट और क्रेडिट यूज़ किए जाते हैं, ये एक इटालियन टर्मिनोलॉजी है जिसको हम आज इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं के द्वारा हमारी अकाउंटिंग की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी हिस्ट्री की अकाउंटिंग किस तरीके से स्टार्ट हुई और कैसे कैसे इसने आज तक अपनी जर्नी को पूरा किया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है अकाउंट्स की कंप्लीट क्लासेस, वो भी PDF नोट्स के साथ में। साथ में आपको मिलने वाले हैं आपके जो डाउट्स हैं उनको भी लाइव सेशन के अंदर आपका क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ ये चैनल आपको देने वाला है बिल्कुल घर पर एक कोचिंग वाला माहौल। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और करिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट एक अच्छे मूड के साथ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग को। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है अकाउंटिंग का दुनिया के अंदर, वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसको हम बोलते हैं AICPA। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उसमें इन्होंने कहा था कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं ट्रांजेक्शन्स को एक सिग्निफिकेंट मैनर में। और वो जो ट्रांजेक्शन है ना, वो मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। या तो वो पूरी की पूरी मनी की फॉर्म में होगी, या फिर उसका कुछ पार्ट हमारा मनी की फॉर्म में होगा। तो ट्रांजेक्शन आपकी मनी की फॉर्म में होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ट्रांजेक्शन आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। लास्ट में जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपको, जो इनके इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, उनको आपको बताना होगा। नेक्स्ट हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि आपसे पेपर में पूछी जाएगी। ये डेफिनेशन आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर ली तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला आपका आता है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है और कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं है। देन हम उन ट्रांजेक्शन्स को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी।
जैसे आप कभी भी पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं बाइक या स्कूटी के अंदर, तो पेट्रोल किस में डलता है? लीटर्स में। अगर आप जाते हैं दुकान पर चीनी लेने के लिए, शुगर लेने के लिए जाएंगे, तो वो आपको मिलेगी केजी के अंदर। तो इसी तरीके से हमारी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उसको हम मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मनी की फॉर्म में आपकी कोई ट्रांजेक्शन है तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा थर्ड पॉइंट होता है। अगर आपको पता लग गया है कि आपकी ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है और ये मनी की फॉर्म में भी है, देन आप उस ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये हमारे आगे के चैप्टर है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा आता है क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन। क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन का क्या है कि आपको अपनी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको क्लासीफाई करना है। मतलब कि जिस सेपरेट नेचर की ट्रांजेक्शन्स है उनको वहाँ पर आपको डाल देना है। इसको हम बोलते हैं लेजर। जो हमारी रिकॉर्डिंग थी वो होती है जर्नल और क्लासीफाइंग होता है हमारा लेजर। इसके बाद हम समराइज करते हैं। जैसे कि बहुत सारे डेटर्स थे, उसको हमने एक जगह कर लिया, लेजर के अंदर आ गया, एक समरी हमारी डेटर्स की हमारे पास आ गई कि डेटर का जो बैलेंस है वो इतना रहेगा, कि हमें दूसरे लोगों से इतना पैसा लेना है। तो समराइजिंग द ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है जो आपने करी है, अब आप उनको एक जगह लिखेंगे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, जिससे आपको अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में बहुत मदद मिलेगी। जब आप इनको समराइज भी कर देंगे और आपने अपनी बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बना लिया, बनाने के बाद आपको क्या करना है? आपको करना है एनालाइज और इंटरप्रिटेट। आपको पहले उस चीज़ को देखना है, जांचना है, और उसमें जो भी खामियां हैं उनको पूरा करके देन आप क्या करेंगे? आप इंटरप्रिटेट करेंगे उन यूज़र्स को जिनको इसकी ज़रूरत है। तो यही आपके 7 पॉइंट्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो इसके नोट्स हैं चैप्टर के, ये आपको जिस दिन भी क्लास आपकी डला करेगी यूट्यूब के ऊपर, उसी दिन आपको ये नोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये सारे स्टडी मटेरियल्स PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, प्लस वहाँ पर आपको एडिशनल चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, अलग अलग करने से बेटर है कि मैंने आपको दोनों एक जगह दे दिए हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो भी आप यही पॉइंट लिखिए, आपको फंक्शन पूछे जाते हैं तो भी आप यही पॉइंट लिखिए, आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला आपका आता है टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपको क्या करना है? आपको अकाउंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। पहला काम तो हमारा यही है अकाउंटिंग का, कि हमें अपनी अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक तरीके से करनी है। दूसरा क्या आता है कि हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस को जानना है, कि हमने जो पूरे साल काम किया हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है, तो इसको जानने में अकाउंटिंग आपकी मदद करेगी। थर्ड आपका आता है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, कि आज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर आज आपके जेब में 10,000 रुपये पड़े हैं तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अगर आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपये पड़े हैं तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी वीक है। ठीक है, तो इस तरीके से मेज़र करते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन की जब भी बात आए तो आप ध्यान रखना, बैलेंस शीट की बात होती है। ये बैलेंस शीट वगैरह क्या होता है सब पढ़ोगे आप, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें बताता जा रहा हूँ उनको आप बस करते जाइए। आपकी अकाउंट्स की बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन मैं कराने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन टू यूज़र। अभी जो हमने अकाउंटिंग की है उससे जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं, उन रिजल्ट्स को हमें उन लोगों को बताना है जिनको हमारी अकाउंटिंग या फिर हमारी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है। जैसे कि इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर आपको पैसा कब देगा? जब उसको पता लगेगा कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है और आप उसको टाइम से रिटर्न दोगे, उसका पैसा यहाँ पर बढ़ने वाला है, तो वो आपको पैसे देगा। तो यही होता है कम्युनिकेट टू यूज़र्स। तो जो हमारे यूज़र्स हैं उनको हमें कम्युनिकेट करना है कि हमारी फर्म ने इस साल ये काम किया है। नेक्स्ट आता है असिस्ट टू मैनेजमेंट। असिस्ट टू मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारा मैनेजमेंट है, अब उसको भविष्य के लिए क्या करना है? अपनी प्रिपरेशंस करनी है, अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है, अपने गोल्स बनाने हैं। तो वो कैसे बनाएगा? वो बनाएगा अकाउंटिंग के बेस। हमने पिछले साल 10,000 रुपये की सेल की थी, हमारा नया बिजनेस हमने 10,000 की सेल की। अब इस महीने हमारा टारगेट होगा हम 15,000 की सेल करें। तो उस 15,000 की सेल को जो करने का तरीका होगा वो हमें पिछले महीने की सेल से पता लगेगा। हमें पता लगेगा कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी और किस किस तरीके से हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो मैनेजमेंट को बहुत मदद होती है अकाउंटिंग से ये समझने के लिए कि हमें आगे क्या करना है। नेक्स्ट हमारा आता है हेल्प टू मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है?
जैसे आपका टैक्सेशन है, आपको जीएसटी पे करनी है। अब आप अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है? आप कैसे भरोगे? आपको इनकम टैक्स पे करना है, आपको नहीं पता लगेगा कितना टैक्स पे करना है। तो आपको बहुत मदद करेगी अकाउंटिंग। जैसे सपोज करिए कि अगर 10,000 रुपये कमाने पे 1,000 रुपये टैक्स देना होता है, आपने अकाउंटिंग की, आपने देखा जी हमने तो 20,000 रुपये कमा लिए, तो आपको कितना टैक्स देना है? 2,000 रुपये। ये आपको मदद करती है कि आपको एक्चुअल में कितना टैक्स देना है, उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में आपकी बहुत मदद करेगी। लास्ट आता है टू प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स का मतलब क्या है कि सपोज करिए आप कोई मशीनरी खरीद के लाए, अब वो मशीनरी जो है वो जब चलेगी तो वो घिसेगी, घिसने की जो घिसावट होती है उसको अकाउंटिंग टर्म में बोला जाता है डेप्रिसिएशन। अब वो जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल घटेगा। अब आपने जो है एक अकाउंटेंट रखा हुआ था, वो भाई साहब चतुर, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको जो है लगना चाहिए डेप्रिसिएशन 10%, हर साल 10% मशीनरी कम होगी, वो भाई साहब कर रहे हैं 20% कम, आपको पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं। तो अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो वो 10% ही लगाएगा, आप अकाउंटिंग नहीं करेगा तो वो अपनी मर्जी से उस मशीनरी को ख़त्म कर देगा और कहेगा जी सर ये तो ख़राब हो गई, नई मशीनरी ले आओ। तो इससे बिजनेस को घाटा होता है, बिजनेसमैन को पता नहीं लगता क्या हो रहा है बिजनेस में। तो अकाउंटिंग जो है वो आपको मदद करेगी अपनी बिजनेस की एसेट्स को बचाने के लिए भी। आपको मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, रेगुलर नोट्स मिलेंगे। सैटरडे संडे आप बैठ के अपनी इन सभी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो जैसे आपको सपोज करिए इस वीडियो के अंदर जो आपको पढ़ाया गया है, आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप इसी के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को भेज दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द ट्रांजेक्शन। आपको क्या करना है, अपनी ट्रांजेक्शन्स को फाइंड आउट करना है। जैसे ही आप अपनी ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं देन उसके बाद आपको उसको रिकॉर्ड करना है। मैंने आपको फीचर्स पढ़ाए थे तब भी बताया था। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मनी की फॉर्म में है नहीं है। अगर मनी की टर्म्स में है देन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डिंग होती है हमारी जर्नल के अंदर। थर्ड स्टेप हमारा आता है कि जर्नल बनाने के बाद हमें वो जो एंट्रीज है पोस्ट करनी होती है जर्नल लेजर के अंदर। हम अपने लेजर्स क्रिएट करते हैं। लेजर्स क्रिएट करने के बाद में जो भी बैलेंसेस आएंगे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस जो होगा वो आपका अनएडजस्टेड होगा। इसका मतलब अभी इसके अंदर काफ़ी काम बाकी है, आपको ये काफ़ी काम करना पड़ेगा। देन आप अपने ट्रायल बैलेंस को एनालाइज करेंगे जिसको हम वर्कशीट बोलते हैं। तो आप अपने ट्रायल बैलेंस को देखेंगे कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर आपके उसमें कोई एरर है तो आप अपनी जर्नल एंट्री से लेज़र और देन ट्रायल बैलेंस के जो आपका बैलेंस से आपने ट्रांसफ़र किए हैं, एंट्रीज़ किए हैं, उन सभी को आप चेक करेंगे और जो भी एरर है उसको आप ठीक करेंगे। इसको करने के बाद में जब आपके ट्रायल बैलेंस बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे देन आप क्रिएट करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहाँ पर आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके बाद जब ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के तैयार हो जाएंगे देन आप अपनी बुक्स को क्लोज़ करेंगे। इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट ईयर की अकाउंटिंग करना। ये जो आपकी बुक्स हैं ये एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी क्लोज हो जाएंगी। अब कुछ बच्चों को ये प्रोसेस थोड़ा कठिन लग रहा होगा, थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, तो उसके लिए मैंने एक सिंपल प्रोसेस रखा है। ये आपको मैंने जब फीचर्स पढ़ाए थे तब भी पढ़ाया था। आप सबसे पहले जो आपके फीचर्स हैं ना, उन फीचर्स को आप अकाउंटिंग प्रोसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को, देन उनको मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद आप रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई के बाद समराइज़ करते हैं। देन उनको एनालाइज़ किया जाता है और एनालाइज़ करने के बाद जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के तैयार हो जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने कंसर्न यूज़र्स के साथ। अब ये यूज़र्स क्या हैं ये आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, तो अगली क्लास के लिए भी आप तैयार रहिए, कल वो क्लास आने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही चैनल आपको देने वाला है PDF नोट्स के साथ आपकी कंप्लीट क्लासेस, क्लास 11 अकाउंट्स, बिजनेस और आपकी इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारा आज का सेकंड टॉपिक है। एडवांटेजेस क्या होगा अकाउंटिंग करने का, सबसे पहला तो आपका जो रिकॉर्ड है वो सिस्टमेटिक तरीके से आपके रिकॉर्ड्स तैयार हो जाएंगे अकाउंटिंग के द्वारा। तो आप अपने बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि ये आपको बताएगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये आपको पता लगता है आपकी बैलेंस शीट से। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, जब भी फाइनेंशियल पोजीशन का नाम आए तो आपको कहाँ जाना है, बैलेंस शीट को आपके दिमाग में ले आना है कि बैलेंस शीट की बात हो रही है। थर्ड आपका आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग आपकी मैनेजमेंट को मदद करती है
मदद कैसे करेगी? जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है, तो हम अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं कि हमने प्रॉफिट किया है या लॉस किया। अगर प्रॉफिट किया है तो उसके हिसाब से अपनी जो आगे की रणनीति होगी, स्ट्रेटेजी होगी, वो हम बनाएंगे। और अगर हमें लॉस हुआ है तो कैसे उस लॉस को कम करके हम प्रॉफिट की तरफ जाएं, ये मैनेजमेंट जो है यहाँ पर स्ट्रेटेजीज बनाता है इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमें कंपेयर करने में मदद करता है। जैसे सपोज करिए आपका कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें आपने सैलरी दी है लोगों को। इस साल हमने सैलरी दी है 2 लाख रुपये, पिछले साल हमने सैलरी दी थी 4 लाख रुपये। तो इस साल हमने क्या करा है, अपनी सैलरी को कम किया है। सैलरी कम करने का क्या फ़र्क पड़ा है? क्या हमारी सेल कम हो गई? क्या हमारे जो अदर एक्सपेंसेस हैं, क्या हमारे अदर एक्सपेंसेस कम हो गए? तो हमें कंपेयर करने में बहुत मदद करेगा कि पिछले साल हमने रेंट कितना दिया था, इस साल हम कितना दे रहे हैं, पिछले साल हमने सेल कितनी करी थी, इस साल कर रहे हैं। आप साल को भी कर सकते हैं, प्लस आप इसमें अपने एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से कंपेयर कर सकते हैं, एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। साथ के साथ आप अपनी जो कंपैरिजन है उसको मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो जैसे आप कंपेयर करना चाहें वो कर सकते हैं, और साथ में उसी के हिसाब से आप अपने डिसीजंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो अकाउंटिंग है इसको करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं, कंसर्न पार्टीज़ हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। वो कैसे प्रोवाइड होगी? वो प्रोवाइड इस तरीके से होगी, जैसे सपोज करिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपकी कंसर्न यूज़र होती है, रिलेटेड पार्टी आती है, तो गवर्नमेंट के आपके अकाउंट्स देखेगी, उसको लेना है टैक्स। तो टैक्स लेने के लिए वो आपके अकाउंट्स को चेक करती है। तो अकाउंटिंग आपकी मदद करेगी कि आपका कितना टैक्स बनता है और आपने प्रॉपर्ली पे किया है या नहीं किया। अगर आपने प्रॉपर्ली पे किया होगा तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी, बट अगर आपने प्रॉपर्ली पे नहीं किया होगा तो वो टैक्स की चोरी मानी जाएगी और आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम ईजिली अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको बना सकते हैं, बट अगर हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं। ये बहुत कठिन हो जाएगा बनाना बिना अकाउंटिंग के। इसके बाद आता है आपका कि ये आपका एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन के लिए। एक आपका कस्टमर था जिसको आपने सेल करी थी और उससे आपको पैसे लेने थे, उसने कहा था भैया 2 महीने बाद दे दूंगा। अब 2 महीने बाद आपको मिला वो, आपने कहा भैया पैसे दे दो हमारे। उसने कहा भैया मैंने तो पैसे दे दिए थे, जब भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी, जब मैंने आपसे सामान लिया था तब मैंने आपको पैसे दे दिए थे। तो अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आप इजीली बता पाएंगे कि उसने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, क्योंकि इतना लंबा समय कोई भी इंसान, इतनी सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होती है, सारी ट्रांजैक्शंस याद नहीं रख सकता। तो ये आपके लिए एविडेंस बनेगी कि आपकी ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई थी या नहीं हुई थी। इसके अलावा ये आपको लीगल मैटर्स में भी एविडेंस के तौर पे काम आएगी। जैसे आपको सपोज करिए कि जीएसटी का आपके ऊपर एक नोटिस आ जाता है कि भैया आपने टैक्स की चोरी करी है, जीएसटी आप भर नहीं रहे हो, तो अब अकाउंटिंग आप कर रहे हो। अकाउंटिंग करते हुए आपने दिखाया कि भैया हमारे ऊपर देखो इतनी जीएसटी बनती है और हम इतनी पे कर चुके हैं, ये रहा इसका हमारा बिल जो हमने जमा किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने चालान्स वगैरह दिखा के अकाउंटिंग के द्वारा प्रूफ कर सकते हैं कि जो आपने टैक्स बनता था वो प्रॉपर्ली पे किया है और अब आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनता। तो अकाउंटिंग आपको मदद करेगी एज अ लीगल एविडेंस कोर्ट में पेश करने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं आपको मिलने वाले हैं इन क्लासेस के नोट्स, और इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिलने वाला है, बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है कि अकाउंटिंग हमारी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती, हमारी एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि इंसानों के द्वारा अकाउंटिंग की जाती है तो उसके अंदर गलती के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये बनता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है लिमिटेशन, कि हमेशा जो अकाउंटिंग है ना वो हिस्टोरिक वैल्यूज़ पे ही एसेट्स को वैल्यू करती है। जैसे हम मशीन खरीद के लाए 2 लाख रुपए की, आज उस मशीन की कीमत है 3 लाख रुपए, तो हमारी जो अकाउंटिंग होगी ना वो 3 लाख को इग्नोर कर देगी और वो कहेगी नहीं भैया हमारी जो एसेट है वो 2 लाख की है, क्योंकि हमने इसको 2 लाख पे ख़रीदा था। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन आती है कि ये प्राइस लेवल जो चेंज होता है उसको इग्नोर कर देती है। जैसे सपोज़ करिए आपने कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा और वो रॉ मटेरियल आपने लिया था 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। अब जो वो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल घट के हो गया है 98 रुपीज़ पर यूनिट। तो जो आपकी अकाउंटिंग है वो मना कर देगी, कहेगी कि जो आपका ये इफेक्ट चेंज हो रहा है ना, जो प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, मैं इसको नहीं मानती, मैं तो 100 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से ये अकाउंटिंग करूँगी। तो अकाउंटिंग की ये भी लिमिटेशन है कि ये जो प्राइस लेवल का जो चेंज होता है ना उसको भी इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट आता है कि हमारी जो अकाउंटिंग है ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशंस को ही रिकॉर्ड करती है। जैसे 10,000 रुपये या फिर 5,000 यूनिट्स, हमारी अकाउंटिंग सिर्फ इन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेगी। ये जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे किसी का एक्सपीरियंस होता है, किसी की स्किल्स होती हैं,
उसको रिकॉर्ड नहीं करती, उनको हम क्या करते हैं यहाँ से इग्नोर कर देते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन आती है जो कि पेपर में अलग से आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछी जा सकती है कि विंडो ड्रेसिंग क्या होती है। विंडो का मतलब होता है खिड़की और ड्रेसिंग का मतलब होता है पर्दा। तो अगर पर्दे के पीछे अगर हमारी कंपनी है और वो कंपनी में खिड़की है, खिड़की पे हमने पर्दा कर दिया और पर्दे के पीछे अगर हम कुछ भी गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं तो किसी को कोई पता नहीं लगेगा। तो अकाउंटिंग के अंदर ये काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो कंपनियां होती हैं वो गलत तरीके से अकाउंटिंग करके और यूज़र्स को प्रॉफिट दिखा सकती हैं या फिर बैंक से लोन लेने के लिए प्रॉफिट दिखा सकती हैं। तो ये मैनिपुलेशन अकाउंट्स के अंदर करना बहुत ईजी होता है। इसके लिए एक एक्सपर्ट आपको चाहिए जो इन चीज़ों को आपका करके दे सके। बुक कीपिंग होती क्या है? बेसिकली जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बुक कीपिंग कहते हैं। जो रिकॉर्डिंग होती है फर्स्ट टाइम उसको बुक कीपिंग कहा जाता है। अब जैसे अगर आप कभी कहीं मंडी वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर आपने एक रेड कलर की बुक देखी होगी जिसके ऊपर स्लाइस ही लगी हुई होती है। वो जो बुक होती है उस बुक के अंदर बुक कीपिंग की जाती है। होती कैसे है? जैसे आप कभी भी अपनी नियरेस्ट किराना शॉप के ऊपर जाते होगे और वहाँ से आप कुछ भी खरीदते होगे तो आप जो वहाँ पर अंकल हैं वो क्या करते हैं, आप कहते हो कि अंकल खाते में लिख लेना, ठीक है, हम बाद में पैसे दे देंगे। तो वो अंकल क्या करते हैं, जैसे ही आपको सेल करी उस रजिस्टर के अंदर लिख लेते हैं। इसी को हम कहते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग होती क्या है? बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल अस हाउ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि हमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, ये हमारी बुक कीपिंग होती है। ये एक रूटीन नेचर और क्लरिकल इन नेचर का काम है। इसका मतलब क्या है? इसके लिए सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। आपको ये पता आना चाहिए कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, मतलब लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के लिए? कि जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो उनको ये रिकॉर्ड करे। और मैंने ये बताया था कि बिजनेस की वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो मनी की फॉर्म में है। इन टर्म्स ऑफ मनी हमारी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। बुक कीपिंग का काम क्या है? बुक कीपिंग का काम सिर्फ इतना है कि वो सबसे पहले आपकी एंट्री को रिकॉर्ड करेगी जिसको हम जर्नल बोलते हैं। उसके फिर अलग लेजर्स बना देगी, ठीक है, अलग अलग अकाउंट्स बन जाएंगे सबके। और लास्ट में इन सभी अकाउंट्स को ये बैलेंसिंग करके हमें दे देगी। और इसके बाद का जो काम है वो अकाउंटिंग के साथ होगा। अब मैंने यहाँ पर आपको 2 राइटर्स की डेफिनेशन दी है क्योंकि जब आप एग्जाम्स में जाएंगे तो आपको डेफिनेशन लिखनी होती है अगर आपके बुक कीपिंग का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैंने RN कार्टर की आपको डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा था कि बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्ड। इन्होंने सेम वही बात कही जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि बुक कीपिंग क्या है, साइंस और आर्ट दोनों है, जहाँ पर हम अपने बुक्स के अंदर जो हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम मनी की फॉर्म में आइडेंटिफाई कर चुके हैं उनको रिकॉर्ड करना है बस। और सबसे इजी डेफिनेशन आपकी जो हर बच्चे को बहुत इजीली याद हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है। J.R. बार्टलीबॉय ने डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। अब ये सेट ऑफ बुक्स क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बुक कीपिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो ये एक परमानेंट रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक बेस देगी। आप बुक कीपिंग के द्वारा अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको परमानेंटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको मदद करेगी आपके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने में। आप एक जनरल जब अकाउंटिंग करते हैं, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट होती है। अगर मैं अकाउंटिंग बोल रहा हूँ बार बार तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुक कीपिंग नहीं हो रही है। तो बुक कीपिंग क्या है वो आपको बताएगी कि आपने इनकम को रिकॉर्ड करा, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करा तो आपका कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। सपोज करिए आपके पेरेंट्स ने आपको सुबह घर से निकलते हुए 100 रुपये दिए और 100 रुपये देने के बाद आप उन पैसों को लेके घर से बाहर निकले, आपने ऑटो का किराया दिया, आपने कॉलेज आके अपना खाना पीना किया, इसके बाद आप थोड़ा मूवी चले गए। तो इन सब चीज़ों के बाद आपके पास कितना अमाउंट बचा। सपोज करिए अगर आपने पूरे दिन में 80 रुपीज़ को एक्सपेंड कर दिया, अगर आपके एक्सपेंसेस हो चुके हैं 80 रुपीज़ के तो आपके पास 20 रुपीज़ बचे हैं जो कि आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ये आपने सेविंग करी है। इसके बाद थर्ड होता है कि जो आपकी बुक कीपिंग होती है ये आपको एक बेस प्रोवाइड कराएगी जिसके द्वारा आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पहचान सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसमें आप अपनी एसेट्स, लायबिलिटीज इन सभी को रिकॉर्ड करेंगे जिसके द्वारा हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एसरटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो आपके खर्चे हैं उन खर्चे के बारे में आप पता कर सकते हैं। जैसे आप परमानेंट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
तो आपको ये पता होगा कि हर महीने हमारा जो रेंट है वो सपोज करिए कि 25,000 रुपये जा रहा है, और इतनी बड़ी जगह जो हमने ले रखी है जिसके लिए 25,000 रुपये हम रेंट पे कर रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी उस जगह को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जिससे हमारा रेंट भी कम हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके अलावा बुक कीपिंग आपको बताएगी कि आपके कस्टमर कौन हैं, किस किस को आपने सामान दे रखा है जिनसे आपको पैसे लेने हैं, या फिर हमारे कौन कौन से सप्लायर्स हैं जिनको हमें अभी पेमेंट करनी बाकी है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ये आपको बताएगा कि आपके ऊपर क्या लीगल जो आपके कंप्लाइंसेस हैं वो बनते हैं, या फिर आपकी जो टैक्स है आपके ऊपर कितना टैक्स बनता है, आपको कितना टैक्स पे करना है। इसको आइडेंटिफाई करने में भी बुक कीपिंग आपकी बहुत मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही आपको मिलने वाली है अपनी 11th क्लास की अकाउंट्स की, बिजनेस की, इको की कंप्लीट क्लासेस, वो भी PDF नोट्स के साथ में आपको मिलने वाले हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग करने के हमें फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि हमें परमानेंट रिकॉर्ड हमारा हो जाएगा क्रिएट, और वो रिलायबल रिकॉर्ड होगा। इसके ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। सेकंड होता है कि हम अपने अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। हमारे अकाउंट्स में जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उनके अंदर कितनी एक्यूरेसी है, कहीं कोई गलती तो नहीं है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को पहचानने में मदद करती है। ये बताएगी हमारा बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसका नेट रिजल्ट क्या है, इट्स मीन हम प्रॉफिट कर रहे हैं या हम लॉस कर। इसके बाद आपको ये बताएगी कि आपके ऊपर कितनी ड्यूज हैं। जैसे आप सपोज करिए, मैंने आपको GST का और इनकम टैक्स का मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आपने इनकम करी है और उस इनकम के ऊपर आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना है, और आपने 1 लाख रुपीज़ जो है अर्न कर लिए हैं, तो आपके ड्यूज कितने होंगे, 30% टैक्स के हिसाब से 30,000। तो आपको सिर्फ 30,000 पे करना है। ये हमें बुक कीपिंग के द्वारा पता लग जाता है। इसके अलावा आप अपनी एसेट्स पे और जो आप बोरोइंग्स कर रहे हैं, इसका मतलब जो आप लोन वगैरह ले रहे हैं बैंक से, तो उनके ऊपर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और वो पैसा भी वापस देना है। और अगर ज़्यादा पैसा हमारे पास रखा रहेगा तो वो आइडियल फॉर्म में हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, तो वो पैसा भी हमारे लिए बेकार है। नेक्स्ट हमारा आता है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें ये बहुत मदद करेगी। हमारा जो बिज़नेस है उसको हमें आगे लेके जाना है, तो मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और टाइम टू टाइम अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, जिससे हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव करें और बिजनेस को आगे लेके जाएं। लास्ट हमारा आता है लीगल रिक्वायरमेंट। आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो भी बनती हैं, बुक कीपिंग आपको बताएगी कि आपकी ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको आपको पूरा करना है। लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, सपोज करिए किसी कस्टमर ने आपके ऊपर केस कर दिया कि आपने उसको गलत सामान दिया है, या आपने उसको सामान नहीं दिया, आपने उससे पेमेंट ले ली और उसको डिलीवरी नहीं दी है। तो आप अपने अकाउंट्स के द्वारा कोर्ट में ये पेश कर सकते हैं कि हमने इसको गुड्स भी डिलीवर किए थे और उसकी हमारे पास एक इनवॉइस है जो हमने इस कस्टमर को जारी की। तो ये आपके लिए एक एविडेंस के तौर पे भी काम करेगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो आप जाके फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से अपने नोट्स को डाउनलोड करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के अंदर क्या अंतर होता है। तो बेसिकली बुक कीपिंग में आपको बता चुका हूँ, बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का पार्ट है जहाँ पर हम सिर्फ रिकॉर्डिंग और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक एक्चुअल प्रोसेस है जहाँ पर हम अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, जहाँ से हमें पता लगता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। लास्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जो हमें बताता है कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसे है। तो अकाउंटिंग की जो सिस्टमैटिक नॉलेज है उसी को कहा गया है अकाउंटेंसी। तो आप एक डायग्राम देख रहे हैं, सबसे बड़ा क्या है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के अंदर आती है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के अंदर आता है बुक कीपिंग। तो बेसिकली ये जो हमारा डायग्राम है ये हमें क्लियरली बता रहा है, ठीक है, डिस्क्राइब कर रहा है कि अकाउंटेंसी सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी अकाउंटिंग होती है और सबसे छोटी क्या होती है, बुक कीपिंग होती है। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। 100% ये क्वेश्चन स्कूल्स के अंदर पूछा जाता है। जब भी आपके टीचर यूनिट टेस्ट या आपके एग्जाम्स लेंगे तो ये क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बेसिस के तौर पे आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस समझाऊंगा, और जब आप एग्जाम में लिख के आएंगे ना
तो आप इसी तरीके से लिखिएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 5 पॉइंट लिखे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, टीचर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे मीनिंग। मीनिंग में मैं आपको दोनों अकाउंटिंग की भी और बुक कीपिंग की भी दोनों की डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, तो आप वो डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर ये जो यहाँ लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आप इसको भी याद करके वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है स्टेज। बुक कीपिंग पहले होती है और अकाउंटिंग हमारी बाद में होती है, तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। थर्ड आता है नेचर। तो बुक कीपिंग मैंने आपको बताया था कि रूटीन और क्लरिकल नेचर की होती है, जबकि अकाउंटिंग हमारी एनालिटिकल और एग्जीक्यूटिव नेचर की होती है, क्योंकि इसको कौन करता है, एक अकाउंटेंट करेगा और बुक कीपिंग को करेगा बुक कीपर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग का? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हमें सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, जबकि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि वहाँ पर हमें अपने जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना है, नेट रिजल्ट को पता करना है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बुक कीपिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बुक कीपर की, जो सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा, जबकि अकाउंटिंग के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकाउंटेंट की होती है, और ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बुक कीपर ने काम करा है वो काम सही हो, उसको चेक करे और आगे का जो फाइनेंशियल पोजीशन तक का काम है उसको ये फाइनल करे। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग बुक कीपिंग के अंदर अगर हम बात करें तो बुक कीपर डिसीजन नहीं ले सकता, जबकि अकाउंटेंट डिसीजन ले सकता है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है टूल। बुक कीपिंग में क्या क्या यूज़ किया जाता है? जर्नल और लेजर, ये आपके बुक कीपिंग के टूल्स हैं, जबकि अगर हम बात करें अकाउंटिंग की तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारे अकाउंटिंग के टूल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाफ इन्वॉल्व, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। मैंने 8 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, जबकि आपका जो PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पे दिए जा रहे हैं वहाँ पर और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो आप वहाँ से और पॉइंट्स भी याद कर सकते हैं। स्टाफ इन्वॉल्व की अगर बात करें तो बुक कीपिंग के अंदर जूनियर स्टाफ होता है, जबकि अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग आपकी एक जनरल नॉलेज वाला बंदा करता है, जबकि अकाउंटिंग आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला बंदा ही कर पाएगा। तो ये हमारे डिफरेंसेस थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपने जो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो आपके यूजर्स हैं, उन यूजर्स को इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ने वाली है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरेट किए जा रहे हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के प्रोसेस के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो यूजर्स के लिए काम आती है। अकाउंटिंग के लिए मैंने एक छोटी सी आपको डेफिनेशन दे दी है, आप इस डेफिनेशन को अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज to provide qualitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision। तो ये डेफिनेशन आप वहाँ पे लिख के आ सकते हो, और ये डेफिनेशन जो आपकी दी थी ये दी थी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आखिर होती कितने तरह की है। तो बेसिकली ये 3 टाइप की होती है। सबसे पहली होती है आपकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस। यहाँ पर प्रॉफिट और सरप्लस का मतलब ये नहीं है कि हम लॉस की जानकारी नहीं प्रदान करेंगे। जब इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस की बात आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर लॉस और डेफिसिट भी इंक्लूडेड है। तो ये आपको बताएगी कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। दूसरा, ये आपको बताएगी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। और लास्ट होता है कि हमें ये कैश फ्लो के रिगार्डिंग, कि हमारा कैश का कितना इनफ्लो हुआ, कितना कैश हमारे पास आया और कितना कैश हमने पे किया, उसके बारे में भी हमें नॉलेज प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये आपका 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जब भी आपसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी तो आपसे ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पूछी जाएंगी। इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपसे फाइनल एग्जाम तक पूछे जाने हैं। सबसे पहला आता है रिलायबिलिटी। आपके जो अकाउंट्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए। इसका मतलब आपको अकाउंट्स इस तरीके से बनाने हैं जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, उनके अंदर कोई भी हेराफेरी या गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि वो रिलेवेंट होने चाहिए। इसका मतलब जो आप, जैसे सपोज करिए अगर आप बना रहे हैं 2023 और 24 के लिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ और एंड कब होगा? 31 मार्च 2024। तो जो आपकी ट्रांजेक्शन होगी वो 23 और 24 की होनी चाहिए, इसके बाहर की ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपके इसके अंदर जो भी इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी लोगे आप, वो सिर्फ 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 तक ही होनी चाहिए।
इसके अलावा आप कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। तो आपको रिलेवेंट डाटा ही यूज़ करना है। इसके अलावा आपको ना तो पिछले साल का डाटा लेना है, ना ही अगले साल का इसमें कोई डाटा लेना है। नेक्स्ट आता है कि आपका जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। मतलब जो आप बैलेंस शीट, P&L बना रहे हो, वो इस तरीके से बनाने हैं कि उसको एक नॉर्मल बंदा भी समझ पाए कि इसके अंदर कहा क्या जा रहा है, कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसको ईजिली वो समझ पाए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और लास्ट हमारा आता है कंपैरेटिबिलिटी, कि हम अपने स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर पाएँ। जैसे हमने पिछले साल अकाउंट्स बनाए और इस साल अकाउंट्स बनाए हैं, तो हम दोनों को कंपेयर कर पाएँ, या फिर हम पिछले महीने की सेल को इस महीने की सेल से कंपेयर कर लें। तो कंपैरिजन आपका होना चाहिए, ठीक है। आप इस तरीके से ना बनाएं कि आप कंपेयर ही ना कर पाएँ अपने पिछले वाले अकाउंट्स के साथ। जैसे पिछली बार आपने किसी और फॉर्मेट से बनाया, इस बार आपने किसी और फॉर्मेट से बना दिया, तो होगा क्या कि आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो वो आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, वो हमारा 3rd चैप्टर है। तो वहाँ पर आप समझोगे इसको कि ये कंपेयर किस तरीके से बनते हैं और कंपेयर किस तरीके से किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये बहुत छोटे छोटे से और ईजी टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से इनको समझा रहा हूँ। सबसे पहला है, जब भी यूज़र्स की बात आए तो आपको क्या याद रखना है कि आपको अपने दिमाग में ये बना लेना है कि आप एक कंपनी के अंदर हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन यूज़र हो सकता है। तो यूज़र हमारे 2 तरीके के होते हैं कंपनी के अंदर। एक होते हैं इंटरनल यूज़र, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर हैं। अब कंपनी के अंदर कौन कौन होता है? सबसे पहले तो ओनर। अब ओनर ने पैसा लगा रखा है, जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, उसने पैसा लगाया, तो वो देखेगा कि मेरी कंपनी काम कैसा कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या कोई खर्चा कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। इसके अलावा होता है मैनेजमेंट, जो हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखेगा। मैनेजमेंट क्यों देखेगा? मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ कि मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाएगा। वो बनाएगा किस बेस पे? इसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे। और लास्ट आता है हमारा वर्कर्स, जो होते हैं किसी भी कंपनी की बुनियाद, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन। अगर ये वर्कर्स काम ना करें तो कोई भी कंपनी रन नहीं कर पाएगी। तो वर्कर्स की मेहनत की वजह से ही कंपनी प्रॉफिट करती है। तो वर्कर्स भी क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको क्या चाहिए? बोनस चाहिए, उनको इंक्रीमेंट चाहिए, उनको क्या चाहिए? प्रमोशन चाहिए। तो इसलिए जो हमारे वर्कर्स हैं वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, हमारी जो बैलेंस शीट है, P&L है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र में सबसे पहला आता है सप्लायर। सप्लायर कौन लोग होते हैं? जो हमें माल दे रहे हैं, है ना, जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो वो अगर हमें रॉ मटेरियल दे रहे हैं तो वो तभी देंगे जब हम उनको पैसे देने की स्थिति में होंगे। अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट में है तो हमारे पास सफिशिएंट फंड होगा तो कोई भी सप्लायर हमें सामान दे देगा। बट अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम लॉस में चल रहे होंगे, कोई भी सप्लायर हमें रॉ मटेरियल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा कि ये मेरा पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स भी आपको सेम पता है कि अगर इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो वो रिटर्न में क्या चाहता है? कि उसको अर्निंग हो, उसको इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले। तो ये भी इसीलिए देखते हैं कि अगर कंपनी साउंड है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो ये इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है तो ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आता है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाती है? बैंक के पास। अब बैंक देखेगा कि भाई आप प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो। अगर पिछले 5 सालों से कंपनी प्रॉफिट करती आ रही है, सपोज करिए, तो कंपनी क्या है? कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, भाई कंपनी को एक्सपेंशन के लिए फंड की ज़रूरत पड़ रही है, तो बैंक इजीली उसको पैसे दे देगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही एक अच्छी पोजीशन में है और बैंक को पता है कि ये प्रॉफिट कर रहे हैं तो ये आगे भी प्रॉफिट करते रहेंगे और मेरा पैसा सुरक्षित है, मुझे वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एंड उसकी अथॉरिटीज़, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, GST डिपार्टमेंट है। तो ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट इसलिए देखती है कि जो अकाउंटिंग की जा रही है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, क्या उस हिसाब से इन्होंने टैक्स भरा, क्या ये हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बिजनेस को करने की, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देखती है और इसीलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखा जाता है। लास्ट आते हैं हमारे रिसर्चर। रिसर्चर क्या होते हैं? जैसे सपोज करिए 2 कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों ही 2018 में स्टार्ट हुई थी। कंपनी ए भी और कंपनी बी भी दोनों सेम तरह का प्रोडक्ट बनाती है, बट कंपनी ए ग्रो कर गई बहुत ज़्यादा और कंपनी भी उतना ग्रो नहीं कर पाई। तो रिसर्चर क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे कि ऐसे क्या पैटर्न्स रहे या क्या स्ट्रेटेजी रही जिसकी वजह से ए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाई बी के कंपैरिजन में, बी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो रिसर्चर्स भी इसलिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख। तो चलिए अपना लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो हमारा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग रहने वाला है। तो अकाउंटिंग की काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं, आपकी बुक में 3 ही ब्रांचेज दी गई हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट मैंने यहाँ आपको 3 से ज़्यादा बताई है। आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह की अकाउंटिंग होती है। सबसे पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहाँ पर हम जैसे अभी आप पढ़ रहे हो 11th क्लास में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जहाँ पर आप कंपनी का प्रॉफिट और लॉस निकालना जानेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैसे अपनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स वो रिकॉर्ड करती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होती हैं। इसके अलावा सेकंड आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे अगर आप अभी एक पेन लेके बैठे हैं तो उस पेन के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, प्लास्टिक लगी हुई है, कलर लगा हुआ है, इंक लगी हुई है, स्टील लगी हुई है, तो ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब इसके ऊपर लेबर भी लगी है, मार्केटिंग भी लगी है, स्टोरेज भी लगी है। तो हर चीज़ को जोड़ के कि एक पेन के ऊपर कितनी लागत आई, उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, की हर चीज़ की कॉस्ट निकालना। तो ये काम हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर होता है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम डिसीजन लेने की जो अकाउंटिंग होती है वो करते हैं, जैसे कि आपकी बजट बनते हैं, ठीक है, ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। इसके अलावा अगर आप कोई नई मशीन खरीद के ला रहे हैं, आपके पास पुरानी मशीन है, तो आप कंपेयर करते हैं कि नई मशीन खरीदने में फ़ायदा है या पुरानी मशीन को हम ठीक करा लें उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये जो डिसीजंस होते हैं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आती है आपकी सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या होती है, जब हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा जब आप बिजनेस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। सोशल अकाउंटिंग का मतलब सब आप इतना समझिए जैसे कि मंदिर वगैरह है, इनके अंदर जो अकाउंटिंग होती है वो सोशल अकाउंटिंग कहलाती है, जो सामाजिक अकाउंटिंग होती है। इसके अलावा टैक्स की अकाउंटिंग होती है, जैसे कि इनकम टैक्स है, जीएसटी है, इसकी जो अकाउंटिंग होगी वो टैक्स अकाउंटिंग कहलाएगी। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है, जैसे कंपनी है, कंपनी में एक डिपार्टमेंट में तो 10 लोग हैं, एक डिपार्टमेंट में सिर्फ 4 लोग हैं। अब जिस डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं उसमें 3 लोग खाली रहते हैं, वो बैठे रहते हैं लेबर। तो आप क्या कर सकते हो, उन 3 लेबर को उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दो ताकि दोनों में बैलेंस भी हो जाए और कोई भी जना खाली ना रहे। तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जो कि कंपनीज के अंदर की जाती है। क्लास का शेड्यूल आपको पता है, रेगुलर क्लासेस आपकी होती हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चल रही हैं, नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट होती है, साइंस होती है। अकाउंटिंग जो है आपकी वो आर्ट भी है और वो साइंस भी है, बट अब इसमें आता है कि ये प्योर आर्ट है, प्योर साइंस है या प्योर नहीं है। तो इसके जानने के लिए हमें पहले जानना होगा कि हमारी आर्ट क्या होती है और साइंस क्या होती है। तो अगर मैं आर्ट की बात करूँ तो आर्ट क्या होती है, एक टेक्निक होती है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपनी स्किल्स को, क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं और जो हमारा एंड रिजल्ट होता है उसको हम अचीव करते हैं। वहीं अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस क्या होती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। यहाँ पर पहले से ही आपके कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स सेट कर दिए गए हैं और उन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करते हुए चलना है जब आप अपने एंड रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। तो अगर हम बात करें इन अबव डेफिनेशंस के हिसाब से जो अभी हमने पढ़ी हैं, तो कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला है अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है। किस बेसिस पे, कि अकाउंटिंग जो होती है वो हमारी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, आर्ट भी सिस्टमैटिक होती है और हमारी साइंस भी सिस्टमैटिक होती है, क्योंकि हम इनके अंदर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलते हैं। सेकंड आता है हमारा, जो हमारी अकाउंटिंग है वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होती है। आर्ट भी आपकी एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, आप आर्ट बना के देखते हैं, अच्छी बन जाती है, नहीं बनती है तो दोबारा बनाते हैं। इसी तरीके से साइंस होती है, जब हम केमिकल कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तभी जाके हम जो फाइनल फॉर्मूला होता है उसके पास पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। हमारी जो आर्ट है वो हर जगह पाई जाती है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, साइंस सब जगह पाई जाती है। इसी तरीके से आपकी अकाउंटिंग भी यूनिवर्सल है, ये भी दुनिया के कोने कोने तक की जाती है। अगर आप इंडिया में अकाउंटिंग कर रहे हैं और आप फॉरेन में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं होगा, सेम प्रिंसिपल्स हमारे फॉलो किए जाते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 में है, किस तरीके से हम उन प्रिंसिपल्स को बनाते हैं और काम करते हैं वो हम वहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद आती है पर्सनलाइज स्किल। जो आपकी आर्ट होती है उसमें आपकी पर्सनल स्किल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से सोच के और उसके अंदर अपनी एक क्रिएटिविटी दिखाते हैं। और साइंस के अंदर भी आपकी पर्सनल स्किल बहुत काम आती है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेस पे हम आगे फॉर्मूलेज बनाते हैं। अकाउंटिंग भी हमारी ऐसी होती है, अकाउंटिंग में भी आपकी पर्सनल स्किल्स काफ़ी काम आती हैं। और लास्ट होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्रिएटिव काम आर्ट के अंदर ही होता है। साइंस भी आपकी क्रिएटिव होती है, क्योंकि जब हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम काम करते हैं तो काफ़ी सारा क्रिएटिव वर्क वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। और अकाउंटिंग के अंदर भी आप काफ़ी सारी क्रिएटिव चीज़ें करने वाले हैं, फॉर्मेट आप अपने हिसाब से बनाते हैं, इसके अलावा प्रेजेंटेशन आपकी अपने हिसाब से होती है। तो काफ़ी कुछ क्रिएटिव जो एक अकाउंटेंट है वो यहाँ कर सकता है। तो बेसिकली इन पॉइंट्स के ब्याह पे अगर हम कहें तो अकाउंटिंग जो है हमारी वो प्योर आर्ट है
पर प्योर साइंस नहीं है। क्योंकि प्योर साइंस क्यों नहीं है? यहाँ पर साइंस में होती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर आप केमिकल ए और केमिकल बी को आपस में मिक्स करते हैं तो केमिकल सी ही बनेगा, बट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं है, हर बार अलग रिजल्ट्स आते हैं। तो जो हमारी अकाउंटिंग है वो प्योर आर्ट है, प्योर साइंस नहीं है। अभी तक अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलने वाली है कंप्लीट क्लासेस PDF नोट्स के साथ में, और साथ में आपको मिलने वाले हैं डाउट क्लियरिंग लाइव सेशंस, जहां पर आप अपनी सारी क्वेरीज को कर सकते हैं क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के ऐसे कौन कौन से सिस्टम है जिनके द्वारा अकाउंटिंग की जाती है। तो बेसिकली 2 टाइप्स के हमारे सिस्टम है। सबसे पहला है डबल एंट्री सिस्टम और एक है आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी जो बुक आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास के अंदर, ये डबल एंट्री सिस्टम बेस होती है। तो आपके यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पढ़नी है वो डबल एंट्री सिस्टम बेस पढ़नी है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम एक बुक कीपिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग मेथड है, जहाँ पर हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ डबल एंट्री का मतलब क्या है कि आपको एक ट्रांजेक्शन के लिए 2 एंट्री करनी पड़ेंगी। इसका मतलब जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो 2 अकाउंट से ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपकी एक इक्वेशन होती है जिसको हम बैलेंस शीट की इक्वेशन भी बोलते हैं, इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं, जो आपका चैप्टर रहने वाला है आगे अकाउंटिंग इक्वेशन, तो वहाँ पर भी आपको ये पढ़नी है। वो इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। अगर आपकी सारी एसेट्स को एक जगह जोड़ दिया जाए तो वो बराबर होंगी आपकी टोटल लायबिलिटीज और इक्विटी के। बात करते हैं अगर हमारी डबल एंट्री सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि टी शेप अकाउंट बनते हैं, या आप आगे बनाओगे, और बेसिकली यहाँ पर आपके लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जहां पर आपकी 2 एंट्री इफेक्ट डालती हैं जब भी कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होती है। तो जो 2 इफेक्ट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ उसमें पहला होता है कि एक साइड को आप डेबिट करेंगे और दूसरी साइड को आप क्रेडिट करेंगे। और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो डेबिट और क्रेडिट आप दोनों कर रहे हैं, इनकी दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी डेबिट ज़्यादा और क्रेडिट कम है तो इसका मतलब आपकी वो जो एंट्री है वो आपकी गलत है, ट्रांजेक्शन गलत है। तो ये जो सिस्टम है ये ट्रांजेक्शन के जो बहुत एस्पेक्ट हैं उनको लेके चलता है। यहाँ पर आप दोनों साइड को लेके चलेंगे, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी। अगर मैं बात करूँ इसके फीचर्स की तो डबल एंट्री सिस्टम सबसे पहले तो आपको एक कंप्लीट रिकॉर्ड जो आपकी ट्रांजेक्शन का है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। दूसरा, यहाँ पर 2 फोल्ड एस्पेक्ट्स होते हैं। इसका मतलब जब कोई एक पार्टी किसी को सामान देती है तो दूसरी पार्टी उस सामान को लेती है। तो बिजनेस के अंदर जब हम कोई सेल करते हैं तो आप सेल कर रहे हैं तो आपकी तरफ से सामान जाएगा और उसकी साइड से जिसको आप दे रहे हैं उसकी साइड से कैश आएगा। तो यहाँ पर 2 एंट्री है, एक तो सेल की है और एक कैश की है। तो हमेशा 2 साइड आपकी रहने वाली हैं, और वो जो 2 साइड होंगी वो 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। एक को आप डेबिट करेंगे और दूसरे को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट जो होता है वो हमेशा बराबर होगा आपके क्रेडिट के, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कभी भी डेबिट और क्रेडिट अनइक्वल नहीं हो सकते, ये हमेशा इक्वल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ करने के एडवांटेजेस की, तो उसका क्या बेनिफिट रहने वाला है? सबसे पहली चीज़ तो है ये सिस्टमैटिक सिस्टम है। इसमें सारी चीज़ें आपकी सिस्टमैटिक तरीके से चलती हैं, कहीं पर भी कोई एरर होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, और अगर आप बाई चांस इसमें एरर हो भी जाती है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड आता है कि आपकी ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड देगी, ये मैं आपको पॉइंट अभी लास्ट उसमें समझा चुका हूँ। इसके अलावा आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बहुत हाई रहने वाली है सिस्टम के अंदर, क्योंकि गलती होने के चांसेस ना बराबर होते हैं। ये आपको मदद करेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस को जानने में, प्लस आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जानने में डबल एंट्री सिस्टम बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ये पॉइंट हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। अगर आपने अपनी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया है तो आप इजीली लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर के अपने जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स के साथ अपने आज करंट के अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये पॉइंट भी हमने पहले काफ़ी बार कर लिया। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्लासेस आपकी होती हैं उनके जो नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। प्लस आपके वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी वहीं पर होने वाली हैं। इसके अलावा काफ़ी सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलने वाला है, जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो लिंक है चैनल का वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस लिंक के द्वारा आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम बिल्कुल सिंपल सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम है कि एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। यहाँ पर हर ट्रांजेक्शन का सिर्फ एक ही इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, वो कैश के अंदर थी तो कैश बुक के अंदर वो ट्रांजेक्शन जाएगी। अब या तो कैश रिसीव होगा
या फिर वो कैश पे होगा, सिर्फ इतनी ही आपको एंट्री करनी है, आपको डबल एंट्री पे नहीं जाना। तो सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ एक एंट्री करता है। अगर आपकी कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, जैसे कि आपने क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट परचेज करी, तो इनकी जो एंट्रीज होंगी वो आपकी सब्सिडायरी बुक्स के अंदर जाएंगी, जो इनके लेजर्स रहेंगे वहाँ जाएगी। अब ये सब्सिडायरी बुक्स क्या होती हैं, लेजर्स क्या होते हैं, ये भी आपका आगे आने वाला है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट अलग अलग रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डेबिट और क्रेडिट का पार्ट है ये डबल एंट्री सिस्टम के अंदर होता है। कि तो टिपिकली मेंटेन की जाती है जो आपकी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, या फिर जो आपकी ऑनर की कैपिटल है, या फिर आपका अकाउंट पेबल है, ये जो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये टू फोल्ड इफेक्ट के साथ होती हैं। तो टिपिकली इनको मेंटेन किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। सिंगल एंट्री सिस्टम हर किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि ये आपकी जो बिजनेस की एंटिटी है ये उनको जो है एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं बता पाएगी, एग्जैक्ट उनकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता पाएगी। तो इस सिस्टम के अंदर बैलेंस शीट को जनरेट करना पॉसिबल नहीं होता, इनकम स्टेटमेंट को जनरेट करना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ हम एक आइडिया ले सकते हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका सिर्फ हम आइडिया ले सकते हैं। तो बेसिकली जो ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता है इसको यूज़ करते हैं वो बिजनेसेस जो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, या फिर जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको डबल एंट्री सिस्टम की नीड नहीं है, वही सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कोई भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ये आपका इतना रिलायबल नहीं है जितना आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है। जो बच्चे नए हैं उन बच्चों को मैं बता दूं, आपकी जो क्लासेस हैं मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस आपकी चलती हैं। PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप नोट्स अपने बनाते रहिए। वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में, आप जिसको प्रिंट करा सकते हैं और ईजिली आप उससे अपनी स्टडी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही दिए जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं आपको मिलने वाली है कंप्लीट क्लास। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।